नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हैशटैग भारत पे। मैं हूं राहुल गोयल। आज मैं बात करूंगा कि आखिर क्यों विपक्ष के लोग मोदी को राजनीति से बाहर करके खुद सत्ता में आसीन होना चाहते हैं और आखिर मोदी ने क्या किया है। मैं किसी राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी के ना तो पक्ष में हूँ ना विपक्ष में, लेकिन मैं ये जो सभी पार्टी हैं जो अपनी दुकान चला रही हैं ना राजनीति की, मैं लोगों से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मुझे साफ साफ ध्यान है, जब मैं घर से निकल के जाता था मैं अक्सर अपने घर वालों से कह दिया करता था। मैं दिल्ली में ही, मेरा कॉलेज था साउथ दिल्ली में, तो मैं कहता हुआ जाता था कि ना जाने कब मेरा आना जाना मेट्रो से होता था। तो मैं अक्सर ये कह के जाता था, ना जाने कब मेरी सीट के नीचे बम रखा हो और कब कहाँ क्या हादसा पेश आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। सुरक्षा इतने ही पुख्ता हैं दिल्ली के अंदर, तो कभी आप लोग परेशान मत होइएगा अगर कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए। या फिर यूं कहूं कि उस समय की जो हमारी सरकार थी 2010-11 के समय में, आप जानते हैं केंद्र में कांग्रेस पार्टी थी और दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी और भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी। लेकिन जो भारत सरकार का जो रिमोट कंट्रोल था, जो सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त दो प्राइम मिनिस्टर थे। एक थे मनमोहन सिंह जी जिन्हें प्रधानमंत्री गद्दी पे बिठाया गया था, लेकिन उनके अलावा एक थे सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर जो थी श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो पूरी तरीके से इन सारी चीज़ों को हैंडल करती थी। आप जानते हैं उस वक्त 2010-11 के समय में कितने ही मुद्दे भारत में ऐसे बने हुए थे जो राजनीतिक लचरता के कारण सिर्फ मुद्दे ही रह गए थे, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए तो इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उन्हें कोई भी ना तो हल करना चाहता था, ना उनके बारे में कोई संसद से बाहर आके कोई बात करना चाहता। संसद में अगर उनकी बात होती थी या फिर जब इलेक्शन होते थे उस वक्त उनकी बात होती थी, लेकिन ना तो उनके ऊपर कोई बिल बनता था, ना उनके ऊपर कोई कानून रद्द किया जाता था। मैं अगर उन मुद्दों की बात करूं तो सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का मुद्दा, 500 साल पुराना मुद्दा, जिसके बारे में कभी भी हिंदुओं को या भारतीयों को तरजीह नहीं दी गई, उनकी श्रद्धा को, उनके भक्ति भाव को। राम मंदिर एक मुद्दा बना रहा। 370 का मुद्दा, कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया गया वहाँ से, कश्मीर से, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन 370 का एक मुद्दा बड़ा बना रहा हमेशा ही कश्मीर के अंदर। 3 तलाक का मुद्दा, बेरोज़गारी का मुद्दा और आतंकवाद का मुद्दा, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आखिर क्या स्थिति रहती थी। आपको याद होगा उसी दौरान यूपीए 2 के दौरान करोल बाग में धमाके होते हैं, कनॉट प्लेस के सेंटर पार्क में धमाका हो जाता है, और तो और दिल्ली का हाई कोर्ट सबसे सुरक्षित जगहों में से एक अगर कही जाए तो दिल्ली की बड़ी न्यायपालिकाओं में से एक, देश की राजधानी की हाई कोर्ट, वहाँ पे भी बम धमाका हो जाता है, जिसमें कई कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं, कई लोग मारे जाते हैं। आपके बगल में बम आता है और फटाक से फट जाता है। ये कोई ऐसा मजाक तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारी राजनीतिक लचरता और सुरक्षा दोनों में ही कहीं ना कहीं कमी थी पूरी तरीके से। जो लचीलापन था ना, इसी की वजह से उसमें कभी कठोरता नहीं आ पा रही थी, जो कि मोदी सरकार लेकर आई 2014 के बाद से। अगर बेरोज़गारी का मुद्दा ले लिया जाए तो बेरोज़गारी ऐसा नहीं कि सिर्फ 2014 के बाद से ही बेरोज़गारी भारत में आई है। 2014 से भी पहले बेरोज़गारी थी, भुखमरी थी। यकीनन अगर कहें तो लोग भूखे मरते थे। लोगों को 2 वक्त की छोड़िए 1 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, कई कई दिनों तक रोटी नहीं मिलती थी। लेकिन मोदी सरकार ने कहीं अन्न धन योजना बना के लोगों तक अन्न तो पहुँचाया, लोगों के खाते तो खुलवाए, पैसा तो शुरू करा। बाकी पार्टियां जो उससे पहले सत्तासीन थी उनका क्या? चलिए बेरोज़गारी छोड़ देते हैं। बेरोज़गारी एक तरह से देखा जाए तो संसाधन हमारे कम होते जा रहे हैं और हमारी आबादी बढ़ती जा रही है। सन 2000 के बाद से ही हमारे देश में आबादी का विस्फोट हो चुका है। 100 करोड़ जब हमने आंकड़ा छुआ, अब 140 करोड़ है। आने वाले समय में 150 करोड़, 160, 200 करोड़ हम पहुंच जाएंगे। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां ना तो इसको लेकर जो जनसंख्या बिल है ना उसको आने देना चाहती हैं, ना वो चाहती हैं कि जनसंख्या घटे या जनसंख्या पे रोक लगे, बढ़ती जनसंख्या रुके किसी तरीके से। वो सिर्फ चाहते हैं कि हम उनका वोट बैंक बना रहे, वोट बैंक उनका बढ़ता रहे ताकि उन्हें वोट ज़्यादा से ज़्यादा मिले और उनकी राजनीति, उनकी दुकान चलती रहे। हम आ जाते हैं आतंकवाद पे। बेरोज़गारी आप ख़त्म नहीं कर सकते, हमने माना, चलिए आप नहीं कर सकते, कोई भी सरकार नहीं कर सकती। सबको अपने हिस्से का अपना अनाज, अपनी रोटी खुद सबको तय करनी है, खुद कमाना खाना है और अपना पेट भरना है।
चलिए इसको ठीक है, लेकिन देश की जो सुरक्षा है वो तो आपके हाथ में थी। 26/11 का हमला शायद कोई भी मुंबई वासी सबसे पहले तो ज़िंदगी भर जिसने अपनी आंखों से देखा वो नहीं भूलेगा, जिस भारतीय ने वो टीवी पे देखा 26/11 का हमला। देश की इकोनॉमिकल सिटी मुंबई, ठीक है, फाइनेंस सिटी जिसे कहा जाता है, जहाँ से इतना बड़ा जहाँ पे शेयर मार्केट है, बॉलीवुड है और ना जाने क्या क्या देश के बड़े उद्योगपति जहाँ पे रहते हैं, अंबानी जैसे लोग जहाँ पे रहते हैं, रतन टाटा खुद वहाँ का हिस्सा है। उस ऐसे शहर में 26/11 का हमला हो जाता है। कोई भारतीय उसको कभी नहीं भूलेगा और भूलना भी नहीं चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, जब तक एक भारतीय के तौर पे इतना बुरा नज़ारा, इतना भयानक खौफनाक मंजर, सीएसटी का स्टेशन और वहाँ पे खुलेआम कसाब जैसा दरिंदा गोलियां चलाता है और अनगिनत मासूमों को मौत के घाट उतार देता है। कितने ही बुजुर्ग थे, बच्चे थे, नौजवान थे, महिलाएं थी, कितनी माताएं बहनें थी, सबको मौत के घाट उतार देता है। आप लोग आतंकवाद को तो कंट्रोल कर सकते थे। आप पूछते हैं कि मोदी ने क्या किया। मोदी ने 3 तलाक को ख़त्म किया। मुस्लिम महिलाओं का भाई बनके, उनका सहारा बनके मोदी खड़ा हुआ, उनको सही से जीने का हक दिया। जो मुस्लिम महिलाएं हमेशा घबराई हुई रहती थी, डरी सहमी रहती थी, पता नहीं कब उन्हें तलाक दे दिया जाए घर पे बैठे बैठे, उस 3 तलाक जैसे वाहियात या फिर ये कहूँ इंसानियत ना रखने वाले कानून को मोदी ने ख़त्म किया। आतंकवाद की बात करें तो उसे सीमा तो छोड़िए, सीमा के उस पर पहुँचा दिया। आपको पता है खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ये दोनों ढरे सहमे घूम रहे हैं। जो आतंकवादी संगठन है, सांसें फूली हुई हैं इनकी। खालिस्तान में निज्जर की हत्या हो गई है। पाकिस्तान में जिसने सरबजीत की हत्या करवाई, जो मास्टरमाइंड था, उसको मार दिया गया है, आके ख़त्म कर दिया। सबसे पहले तो अगर ये वीडियो अगर उन जनाब तक पहुंच जाए जो देश के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों तक जिन्होंने काम किया है, उनको दिल से सलाम मैं करता हूँ, दिल से सल्यूट ठोकता हूँ मैं उनको, जो सामने ना आके इस तरीके की देशभक्ति कर रहे हैं। आप अभी भी पूछते हैं कि मोदी ने क्या किया, तो सोचना हमें या किसी और को नहीं, आपको खुद को है। आप अपना डीएनए चेक करवा लीजिए। अगर आप हिंदू हैं और आप मोदी के खिलाफ खड़े हैं, अगर आप हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, तो भी आप सोचिए इस बारे में कि आखिर क्यों आप मोदी के खिलाफ खड़े हैं। उन मुसलमान भाइयों से मैं एक बार पूछना चाहता हूँ एक बात, आखिर मोदी ने आपके खिलाफ ऐसा कौन सा काम किया पिछले 10 सालों में जो आप इतना चिढ़ते हैं। जितने भी, मुझे लगता है कि सिर्फ मुट्ठी भर ऐसे मुस्लिम हैं जो मोदी से चिढ़ते हैं, और वो भी इन मौलानाओं, इन जो राजनीतिक जो दलाल है ना, ये इनके इन्फ्लुएंस में आके वो अपना दिमाग यूज़ ना करके वही सिर्फ मोदी से चिढ़ते हैं। नहीं तो बहुत बड़ा मुस्लिम तबका मोदी के पक्ष में है। मैं खुद जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बात होती है, और वो खुले दिल से, वो जब ऑफ द रिकॉर्ड वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी नहीं, हम मोदी के साथ हैं, मोदी ने अच्छे काम किए हैं, हिंदू हमारे भाई हैं। मुस्लिम तबका, आप सोचिए, आपको सोचने की ज़रूरत है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, मेरी इस बात को लोगों तक पहुंचाइए। आखिर मोदी ने क्या किया? मोदी ने देश से आतंकवाद ख़त्म किया, 370 को हटाया, 3 तलाक को हटाया। मोदी ने राम मंदिर बना के दिया है। मोदी बेरोज़गारी भी ख़त्म कर देगा। मुझे नहीं लगता कि ये इस बेरोज़गारी का दबाव हमें किसी भी सरकार पे डालना चाहिए। हमें खुद इस काबिल होना होगा कि हम जो मेक इन इंडिया है, जो आत्मनिर्भर भारत है, उसके तहत ये एक बहुत अच्छी स्कीम मोदी जी ने भारत को दी। सभी युवा, सभी नौजवान अपने हिस्से का काम, अपना खुद के हिस्से का रोज़गार खुद ढूंढें, मेहनत करें। यकीनन सबको तो, अगर 2-4-5 लाख लोगों को नौकरियां मिल भी गई सरकारी पदों पे, वो आसीन भी हो गए, उनको बैठा दिया गया, लो भैया आपके नाम की हमने छूट कर दी, आप काम करो। उसके बाद फिर वो बाकी लोग, जब वो सारी पोस्ट भर जाएंगी, अभी तो आप गालियां दे रहे हैं कि पोस्ट नहीं निकाल रही है भारतीय सरकार, लेकिन जब वो पोस्ट भर जाएगी उसके बाद क्या होगा, सोचिएगा ज़रूर। एक बार फिर से, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बताना मत भूलिएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।